तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रैक्चर के बारे में। तो जिस प्रकार से जो फ्रैक्चर था उसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था, यानी कठोर ऊतकों की निरंतरता का भंग होना, हम क्या बोल रहे थे? फ्रैक्चर बोल रहे थे, है ना। कठोर ऊतकों में क्या आ गई थी अपनी? अस्थि और उपास्थि। ठीक। तो अस्थि और उपास्थि की निरंतरता के भंग होने को हम वो क्या बोल रहे थे? फ्रैक्चर बोल रहे थे। अगर वहीं कठोर ऊतक के स्थान पर यदि कोमल ऊतक आ जाए, है ना। कठोर वो तो थे कैसे? कठोर ऊतक। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से ऊतक? कोमल ऊतक, ठीक है, या मुलायम ऊतक। जिसमें हम किस चीज को शामिल करते हैं? हम त्वचा को शामिल करते हैं, ठीक है। मांसपेशी भी इसी में आ जाती हैं। और दूसरा आ जाती है मुख्य रूप से त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। तो त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली की जो निरंतरता है, या ये कहें कि कोमल ऊतक, तो उनकी निरंतरता का भंग होना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्चर, सॉरी, घाव कहलाता है। तो ये क्या हो गया अपना? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, इसकी जो निरंतरता है उसका भंग होना क्या कहला रहा है? घाव कहला रहा है। तो जबकि पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी? फ्रैक्चर के बारे में। तो फ्रैक्चर में क्या चीज थी? तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। फ्रैक्चर में क्या चीज आ रही थी अपनी? कठोर ऊतक आ रहे थे। वहां पर हम क्या चीज ले रहे थे? कठोर ऊतक। और कठोर ऊतकों में कौन सी चीज शामिल की थी हमने? अस्थि और उपास्थि। अस्थि या उपास्थि, ठीक है। तो इनकी जो निरंतरता भंग हो रही थी, कंटिन्यूटी डिसरप्ट हो रही थी, उसको हम बोल रहे थे फ्रैक्चर। लेकिन जो वुंड है, घाव है, घाव किसे कहते हैं? जिसमें त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली, या फिर हम कहें कि इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? कोमल ऊत, इनकी जो निरंतरता है वो भंग होती है, टूट जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? घाव कहेंगे। अब ये जो निरंतरता है, या ये कहें कि त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली की जो निरंतरता है, वो किसी भी कारण से भंग हो सकती है। चाहे उसके पीछे भौतिक कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण हो सकते हैं, या जैव रासायनिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कारण से यदि निरंतरता भंग होती है तो वो क्या कहलाएगा? घाव कहलाएगा, ठीक। तो सिंपल सा सीधे सीधे क्वेश्चन आए कि कोमल ऊतकों की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाएगा? घाव कहलाएगा। और कठोर ऊतकों की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाएगा? फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन। देखिए, अब जो घाव हैं उसके प्रकारों की हम बात करें, तो घाव के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं खुले हुए घाव, और एक होते हैं बंद घाव, ठीक है। तो खुले घाव किन्हें कहते हैं? बंद घाव किन्हें कहते हैं? ऐसे घाव जिनमें जो त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली है, ठीक है, उनकी निरंतरता भंग हो रही है और आंतरिक ऊतकों में भी क्षति पहुंच रही है, तो वो तो क्या कहलाएंगे? खुले घाव कहलाएंगे। या ये कहें कि सतही जो अपनी त्वचा है और श्लेष्मा झिल्ली है उसकी निरंतरता भंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि सबरा अपना पूरा शरीर जो कवर किया है वो किसके द्वारा कवर्ड है? या तो त्वचा है, या वहां पर श्लेष्मा झिल्ली होती है। तो इन दोनों में से किसी भी भाग की निरंतरता भंग होती है तो वह चीज क्या कहलाएगी? खुले घाव के अंतर्गत आएगी। त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली की निरंतरता भंग होना, ठीक है। किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे वो घाव? खुले घाव के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और वहीं बात करें हम बंद घावों की, तो इनमें जो त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली है, त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली की निरंतरता
बनी रहती है, बनी रहती है। जबकि आंतरिक ऊतकों को, यानी जो त्वचा है और या श्लेष्मा झिल्ली है, उसके जो अंदर ऊतक हैं, यानी आंतरिक ऊतकों को क्षति पहुंचती है, तो इस प्रकार के जो घाव हैं वो क्या कहलाते हैं? बंद घाव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है। तो जब जो त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली है, उसकी निरंतरता भंग होती है, ठीक है, चाहे, और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अंदर के ऊतकों को क्षति पहुंचे, लेकिन पहली शर्त यही है कि जो त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली है, उसकी निरंतरता भंग होती ही होती है। किसमें? खुले प्रकार के घावों में। और बंद प्रकार के घावों में, यानी यहाँ पर कहीं ओपनिंग नहीं है, जो त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली है उसकी निरंतरता बनी रहती है, लेकिन आंतरिक ऊतकों में किसी ना किसी प्रकार की क्षति होती है, तो वो आते हैं बंद घावों के अंदर। ठीक है। तो दोनों की अपनी जो एक परिभाषा है, डिफरेंशिएशन है, वो हमें यहाँ पता चल गया कि जो खुले घाव हैं उनमें जो त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली है उनकी निरंतरता भंग हो जाएगी, जबकि खुले बंद प्रकार के घावों में निरंतरता में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब इनकी बात करें कि इनके कौन कौन से घाव बंद घाव के अंदर आते हैं और कौन से घाव खुले घावों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो खुले घावों के अंदर पहला होता है इंसाइज, दूसरा लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग, पंचर्ड, परफोरेटिंग, पॉइजन घाव, यानी पॉइजन यानी विषैले घाव। ठीक है, जहर वाले घाव हो गए, जो किसी ना किसी टॉक्सिन की वजह से या किसी विषैले कीटों के कारण खाने की वजह से उसने काट लिया, उसकी वजह से बनते हैं। ठीक है। अल्सरेटिव घाव, इरोसिव, अल्सरेटिव इरोसिव एक ही बात है दोनों की लगभग लगभग। अवरेजन, अवल्जन, ठीक है, गन शॉट, वायरुलेंट, जो वायरल डिजीज हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो घाव बनेंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं? वायरल, वायरुलेंट वुंड के अंदर आते हैं। बाइटिंग वुंड, तो जंगली जानवरों के द्वारा काटने पर जो घाव बनते हैं वो बाइटिंग वुंड के अंतर्गत आते हैं, और डिटेल में बात करेंगे अभी इनके बारे में। बंद घावों के अंतर्गत बात करें तो पहला होता है कंट्यूजन, दूसरा ब्रूइश, और तीसरा हेमेटोमा। तो पहला कौन सा हो गया? कंट्यूजन, ब्रूइश, और तीसरा हो गया हेमेटोमा। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के घाव किसके अंतर्गत आते हैं? बंद प्रकार के घावों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हमें इन घावों के बारे में एक एक करके बात करनी है। ठीक है। और दूसरे क्लासिफिकेशन है इसी प्रकार से, ये तो हो गए अपने किसके आधार पर कि जो त्वचा की निरंतरता भंग हो रही है और नहीं हो रही है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया घावों का। ठीक है। तो ये जो घाव हैं खुले प्रकार के, इन सभी में कहीं ना कहीं त्वचा की निरंतरता क्या होगी? भंग होगी, कहीं ना कहीं से त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली टूटेगी। लेकिन जो बंद घाव है जिसमें कंट्यूजन हो गया, ब्रूइज हो गया, और हेमेटोमा हो गया, है ना, इसमें ऊपर से जो त्वचा है बिल्कुल क्लियर कट, कहीं से भी डैमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, निरंतरता भंग नहीं होगी, लेकिन अंदर ऊतकों में क्षति होती है। ठीक है। तो इस प्रकार के घाव क्या कहलाते हैं? बंद घाव कहलाते हैं। तो बात करते हैं इनके बारे में। अगला दूसरा क्लासिफिकेशन और बात कर लेते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से, यानी चिकित्सा की दृष्टि से जो घाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। चिकित्सा यानी हम जो इलाज कर रहे हैं, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से हम घावों की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला होता है एसेप्टिक, जिसके बारे में हम नाम से थोड़ा पता चल रहा है, दूसरा सस्पिशियस, और तीसरा है सेप्टिक। ठीक है। एसेप्टिक यानी जहां पर किसी प्रकार की सेप्टिक नहीं है, यानी इन्फेक्शन नहीं है, तो वो घाव क्या कहलाते हैं? एसेप्टिक प्रकार के घाव कहलाते हैं। यानी जो, जिनको हुए, जो घाव हुए हैं उनको बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है। यानी ये मान के चलें हम कि लगभग 4 से 5 घंटे वो घाव ज्यादा से ज्यादा पुराने हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे घाव जो अभी ताजा बने हुए घाव हैं, ठीक है, जिनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है,
या किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, तो वो घाव को किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एसेप्टिक के अंतर्गत आते हैं। अब इसी प्रकार के घावों को हम क्या बोल सकते हैं? सर्जिकल वुंड भी बोल सकते हैं, क्लीन वुंड भी बोल सकते हैं, जीरो आवर वुंड भी बोल सकते हैं, और इंसाइज वुंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? इसका क्या कारण है, देखिए। यानी सर्जरी के समय जब सर्जरी करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसिजन देना पड़ता है, ठीक है। जो बीपी ब्लेड है या जो भी अपने इंसिजन इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके द्वारा त्वचा को कहीं ना कहीं से काटा जाता है, ठीक है। सर्जरी करने के लिए, क्योंकि आंतरिक अंगों की सर्जरी करेंगे तो बाहर से त्वचा में इंसिजन देना ही पड़ेगा, ठीक। तो सर्जरी के समय जिन घावों को बनाया जाता है, यानी त्वचा को हम काट रहे हैं तो घाव ही तो बना रहे हैं, तो सर्जरी के समय जो घाव बनते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? क्योंकि इन्फेक्शन तो होता नहीं है उनमें, ठीक है, एसेप्टिक हो गए, लेकिन सर्जरी के समय बना रहे हैं, इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया? सर्जिकल वुंड बोल दिया, ठीक है। अब बिल्कुल साफ होते हैं वो, इसलिए उनको क्लीन वुंड भी बोल दिया। जीरो आवर वुंड, ठीक है, क्योंकि उनको तुरंत ही, मान लो छोटी सर्जरी है तो 1 घंटे के अंदर ही छोटी मोटी सर्जरी ज्यादातर कंप्लीट कर ली जाती है, ठीक है, तो इसलिए उनको बोल देते हैं जीरो आवर वुंड, ठीक है। किसी भी मतलब ज्यादा समय उनको बना करके बंद करने में नहीं लगता है, इसलिए उनको बोल दिया जीरो आवर वुंड। अगला है इनसाइज वुंड। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि इनसाइज वुंड किन्हें बोलते हैं। ऐसे घाव जो धारदार वस्तुओं से बनाए जाते हैं। धारदार वस्तुओं से मतलब है कि जैसे ब्लेड हो गया, ठीक है, इंसिजन ब्लेड हो गया, बीपी ब्लेड हो गया, ठीक है, तो कैसी है वो? धारदार है। तो इनसाइड जो वुंड होते हैं उनमें जो ऊतक हैं उनकी क्षति बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। आप ब्लेड से काटो आप, तो त्वचा बिल्कुल टीप किनारे कैसे रहेंगे? बिल्कुल एक जैसे किनारे रहते हैं, सममित, यानी बराबर बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि त्वचा कटी फटी होती है, ठीक है। तो इंसाइजमेंट में क्या होता है? एक तो ये धारदार वस्तुओं से बनते हैं, दूसरा इनमें ऊतकों की क्षति बहुत कम होती है, और जहां पर काटा जा रहा है, त्वचा को काटा जा रहा है, उस जगह पर जो किनारे हैं दोनों तरफ के बराबर बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि त्वचा एक तरफ की कटी फटी हुई हो और दूसरी तरफ की बिल्कुल प्लेन हो। दोनों तरफ की प्लेन रहती है, बिल्कुल किनारे बिल्कुल एकदम क्लियर रहते हैं, है ना। और ये गहरे होते हैं इंसाइज वुंड जो होते हैं, क्योंकि धारदार वस्तु से जब काटेंगे तो वो बिल्कुल गहराई में चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। जैसे आप ब्लेड से यदि कटोगे तो एक बार को तो पता ही नहीं चलता है कि अपना हाथ कट गया है। उंगली कभी भी यदि ब्लेड से जब कभी कटती है तो शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता कि घाव अपना हाथ कटा है या नहीं कटा है, और गहराई तक और कट जाता है। कई बार तो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ गया तो गहराई तक कट जाता है। तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम? इनसाइज वुंड कह देते हैं, ठीक है। तो हर एक टर्मिनोलॉजी इसकी जो नाम दिए गए हैं वो क्लियर है। एसेप्टिक यानी किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है। सर्जिकल वुंड सर्जरी के समय बनाए जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सर्जरी हम कर रहे हो तो वहां पर हम धारदार वस्तुओं से, ब्लेड से, बीपी ब्लेड से, ठीक है, बना रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? हम सर्जिकल वुंड बोल देते हैं। क्लीन क्योंकि बिल्कुल साफ सफाई रहती है, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। जीरो आवर यानी मुख्यतः छोटी मोटी सर्जरी के लिए जो घाव बनाए जाते हैं वो 1 घंटे से पहले पहले खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको जीरो आवर वुंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नाम हो गए एसेप्टिक वुंड के। दूसरा है सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब हो गया एक तरह से सस्पेक्टेड, ठीक है। तो सस्पेक्टेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेहप्रद। क्या कहते हैं? संदेहप्रद। संदेहप्रद का अर्थ क्या हुआ? यानी ऐसे घाव जिनमें हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि भाई इसमें इन्फेक्शन है या नहीं, यानी इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे घावों को हम बोलते हैं संदेहप्रद, ठीक है। यानी जिनको हुए लगभग 4 से 5 घंटे से अधिक हो गया है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? संदेहप्रद घाव कहा जाएगा। कि भाई इनमें जो इन्फेक्शन है, यदि उनको ठीक ठाक तरीके से साफ सफाई के वातावरण में रखा गया होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। यदि कहीं वो धूल मिट्टी के थोड़े बहुत भी संपर्क में आ गए होंगे तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे घाव जिनमें संक्रमण होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उन घावों को हम क्या बोलते हैं? सस्पिशियस वुंड या संदेहप्रद घाव कहा जाता है।
अगला है कि जिनको कम से कम मतलब ये मान के चलें कि 6 से 8 घंटे से ज्यादा ही हो गया, जिन घावों को एक थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, और जिनमें इन्फेक्शन पाया ही पाया जाता है, किसी ना किसी प्रकार का संक्रमण जिनमें हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार का, किसी ना किसी प्रकार का संक्रमण उपस्थित होता है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक वुंड कहते हैं। ठीक है, संक्रमण वाले वुंड कहा जाता है, घाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो चिकित्सा की दृष्टि है से जो घाव है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला एसेप्टिक वुंड, दूसरा सस्पिशियस वुंड, तीसरा सेप्टिक वुंड। एसेप्टिक वुंड ऐसे घाव जिनमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सस्पिशियस वुंड, जिनमें हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि संक्रमण है या नहीं। ठीक है, तो एसेप्टिक भी हो सकता है और ये सेप्टिक भी हो सकता है, तो उनको बोलते हैं हम संदेहप्रद। और जब हम क्लियर हो गए कि इसमें संक्रमण है किसी ना किसी प्रकार का, तो उन्हीं घावों को हम बोल देते हैं सेप्टिक वुंड। ठीक है, तो ये होते हैं घावों के चिकित्सा की दृष्टि से प्रकार। अब देखिए, पहले हम जो घाव हैं उनके प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं, ये लक्षण के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं हम। तो हमने बात की थी कि जो बंद घाव थी उसमें हम कंट्यूजन, ब्रूइज और हेमेटोमा के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कंट्यूजन किसे कहते हैं कि किसी भी अपने जो शरीर है उसकी सतह पर बाहर से कोई प्रहार हुआ। ठीक है, उस प्रहार की वजह से जो बाहरी त्वचा है, और प्रहार हुआ वो नुकीली वस्तु से नहीं हुआ या धारदार वस्तु से नहीं हुआ है, कैसी से हुआ है, ब्लंट, भोंतरी। ठीक है, कोई रॉड हो गई, ठीक है, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लठ टाइप में हो गया, जैसे लठ है ना, तो बड़े जो मोटे होते हैं लकड़ी के जो होते हैं डंडे, उससे कोई अटैक हुआ, प्रहार हुआ। ठीक है, तो बाहर की जो त्वचा है वो तो कैसी है, बिल्कुल निरंतरता उसमें है, किसी भी प्रकार की उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है, या ये कहें कि त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होती है। तो भौतिक वस्तु से अटैक हुआ है, प्रहार हुआ है, ठीक है, त्वचा की निरंतरता बनी हुई है, लेकिन त्वचा के नीचे की मांसपेशियों में, या ये कहें कि रक्त वाहिनियों में, यानी कुल मिलाकर के जो त्वचा है उसके नीचे के जितने भी ऊतक हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की क्षति हो गई है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंट्यूजन कहेंगे। तो पहली चीज क्या हो गई कि भोंतरे ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी रॉड भी हो सकती है, लकड़ी का डंडा भी हो सकता है, उससे क्या हुआ, प्रहार हुआ है, और त्वचा के नीचे के ऊतक नष्ट हो रहे हैं। त्वचा नष्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वचा के नीचे के ऊतक नष्ट होते हैं। ठीक है, और ये हो ही गया तीसरा पॉइंट, त्वचा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्यूजन ही कहते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर जो कंट्यूजन है, यानी इसी को आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया कंट्यूजन को ही, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, किस तरह से, भाई पहला तो ये हो गया कि यदि थोड़ा बहुत ही प्रहार हुआ है, यानी ज्यादा तेजी से नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे की केवल छोटी मोटी ही जो रुधिर वाहिकाएं वो कटेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डैमेज होगा, नीचे की जो रुधिर वाहिकाएं वो नष्ट होती, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रक्त है उन रक्त वाहिकाओं से निकल करके बाहर आ जाता है। फिर कौन सी कंडीशन बनाता है, हिमेटोमा बनाता है। हिमेटोमा किसे कहते हैं, आगे बात करेंगे कि जो रक्त है, रक्त का, रक्त वाहिकाओं के फटने के बाद, ठीक है, रक्त वाहिकाओं से बाहर आ गया, और ऊपर की तरफ स्किन है, यानी सब क्यूटेनियस स्थान में यदि रक्त इकट्ठा हो जाता है या जम जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोमा कहते हैं। और हेमेटोमा को ही हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कंफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा है कि यदि जो प्रहार है ज्यादा तेजी से हुआ है, ठीक है, इसमें त्वचा तो नहीं फटी है,
लेकिन अंदर के जो ऊतक हैं वो नष्ट हो गए। यानी जैसे कहते हैं ना मांस फटना, आप ऊपर से तेजी से गिरे एक साथ, लेकिन त्वचा में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर मांसपेशियों को नुकसान हो गया है। ठीक है, या गैंग्रीन हो गई है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या 3rd डिग्री कंट्यूजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब जो प्रहार है, उस प्रहार की जो बल है उसके आधार पर ही जो आंतरिक के जो ऊतक हैं, आंतरिक ऊतक हैं, उनमें जो क्षति होती है कंट्यूजन को उसी के आधार पर बांटा गया है। यदि प्रहार कम बल के साथ हुआ है, यानी केवल एक तरह से ये कहेंगे नील पड़ी है ना? जैसे पतली डंडे से यदि किसी ने जोर से मार दिया तो उस जगह पर क्या होता है, नील पड़ जाती है। तो वो तो हो गई रुधिर वाहिकाओं के फटने से, छोटी मोटी जो रुधिर वाहिकाएं वो फट गई हैं, उनसे थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आ गया है, आसपास उनके क्षेत्र में जम गया है, वो तो कहलाता है 1 डिग्री कंट्यूजन। एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम नील पड़ना। दूसरा है, यदि प्रहार का बल थोड़ा सा तेज हुआ तो क्या हुआ, रुधिर वाहिकाएं जो टूटी थी पहले तो वो फट रही थी, तो उससे बड़ी वाली फट गई, तो क्या होगा, रक्त बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर के जो स्क्यूटेनियस स्थान है, त्वचा के नीचे है, ठीक है, उनके बीच में भर जाएगा। तो भर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्लड एकत्रित हो गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हेमेटोमा कह देते हैं। तो हेमेटोमा क्या हो गया, 2 डिग्री प्रकार का फ्यूजन कहलाता है। यदि, अब तीसरे नंबर की बात करें, यदि जो प्रहार है उसका बल काफी तेज है, बहुत तेजी से पूरे बल के साथ अ, जो है डंडा दिया गया है या प्रहार किया गया है, तो उसमें क्या होगा कि जो अंदर की जो मांसपेशी हैं उनमें डैमेज हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह से ऊतक नष्ट हो गए अंदर के, या गैंग्रीन हो गए। ठीक है, गैंग्रीन का अर्थ क्या है, गैंग्रीन होता है कि ब्लड सप्लाई नष्ट होने पर, ठीक है, किसी भाग की ब्लड सप्लाई बंद होने पर उस जगह की जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं उनका नष्ट होना, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने के कारण कोशिकाओं का या ऊतक का नष्ट होना क्या कहलाता है, गैंग्रीन कहलाता है। ठीक है, तो जब तेजी से प्रहार होगा तो ब्लड सप्लाई बाधित होगी, ब्लड सप्लाई बाधित होगी तो उस जगह के लिए जो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो उस जगह के जो जीवित ऊतक हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं या सूखने लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैंग्रीन कह देते हैं। ठीक है, इस्चेमिक कंडीशन के कारण। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो ऊतकों नष्ट हो रहे हैं या गैंग्रीन हो रही, तो किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, 3rd डिग्री कंट्यूजन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार हैं, ब्रूइज और हेमेटोमा, एक तरह से कंट्यूजन के ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रकार का घाव, नील पड़ना, ठीक है, जिसके और हमने बात की थी, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, माइल्ड डिग्री कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं के नष्ट होने के कारण, और त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, लाल या नीले रंग का दिखाई देता है, यानी नील पड़ना। अगला है हिमेटोमा। हिमेटोमा में क्या है कि जो सतही सिराएं या जो बड़ी वाली सिराएं हैं वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। डैमेज होने के कारण जो रक्त आया वो कहाँ भर गया, त्वचा के नीचे सब क्यूटेनियस क्षेत्र में, असामान्य गुहा में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, यानी जो रक्त है उसका एकत्रित होना, इकट्ठा होना या जमना क्या कहलाता है, हेमेटोमा कहलाता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, 2nd डिग्री कंट्यूजन बोल रहे थे, एक तरह से कंट्यूजन का ही प्रकार है, कौन सा, हेमेटोमा। तो हेमेटोमा हो गया, नील पड़ना हो गया, कंट्यूजन हो गया, इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, बंद घाव के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसी में एक आता है ओरल हीमेटोमा, क्या कहते हैं इसको, ओरल हीमेटोमा। ये किन में होता है, कुत्तों में, किन में होता है, कुत्तों में, और कहां पर, कान के अंदर, कौन से अंग के अंदर होता है, कान में। तो जो कान है उसका जो फ्लैप है, ठीक है, कान का जो बाहरी खुला हुआ भाग है, ईयर फ्लैप जो होता है, उसमें चोट लगने के कारण, ठीक है, कभी कभी जो चोट लग जाती है उसके कारण जो कान की वेन है वो डैमेज हो जाती है, और कान में जो अंदर फ्लैप है उसी में क्या भर जाता है, रक्त एकत्रित हो जाता है।
तो कुत्ते के अंदर जो कान में हेमेटोमा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ओरल हेमेटोमा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने बंद प्रकार के घाव। ठीक है, तो इस तरह से अपने हो गए ये बंद प्रकार के घाव के बारे में बातें। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम अपने खुले प्रकार के घावों पर। ठीक है, खुले घाव। ठीक, तो खुले घाव में सबसे पहले आते हैं इंसाइज और लेसिरेटेड वुंड। कौन कौन से? इंसाइज और लेसिरेटेड। तो बंद घावों में हमने कंट्यूजन के बारे में बात कर ली, नील पर्णाय ब्रूज हो गया, और तीसरा हो गया था अपना हेमेटोम। ठीक है, तो अब ये हैं खुले घाव जिनमें क्या होगी कि त्वचा की निरंतरता भंग होगी। पहला आता है इंसाइज वुंड और दूसरा है लेसरेटेड। क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंतर पूछे जाते हैं कई बार कि दोनों में क्या अंतर है ना। तो जिस प्रकार से ये घाव बन रहे उनमें क्या है, बिल्कुल अपोजिट ये होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम एक साथ यहाँ दोनों के बारे में बात कर रही है। देखो इंसाइज वुंड की बात करें तो जैसे मैं थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, किससे बनते हैं, ये धारदार वस्तुओं से या हथियारों से बनते हैं। ठीक है, कैसी वस्तुओं से बनेंगे ये जो इंसाइज वुंड है, धारदार से। ठीक है, बिल्कुल जिनमें धार रहेगी। ठीक है, ब्लेड हो सकता है, चाकू हो सकता है। ठीक है, उनसे ये बनेंगे। दूसरा है कि ऊतकीय क्षति कम होती है, क्योंकि जब धारदार वस्तुओं से ये बनते हैं तो वहां पर जो किनारे हैं त्वचा के सममित बनते हैं और गहराई तक ये बनते हैं। तो ऊतक ये नहीं है कि टूट करके या कट फिट करके शरीर से अलग गिरते हैं। ठीक है, जो त्वचा है उसकी क्षति नहीं होती है, तो ऊतकीय क्षति कम होती है। ठीक है, घाव की गहराई अधिक होती है क्योंकि ये धारदार वस्तुओं से बन रहे हैं, तो अंदर तक गहराई तक ये बन जाते हैं। किनारे सममित होते हैं क्योंकि धारदार वस्तुओं से बन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि किनारे कटे फटे होंगे, जिस तरह से ब्लेड से अपनी त्वचा कटती है तो बिल्कुल एक साथ प्लेन कटती है, किसी प्रकार के वहां पर जो किनारा है घाव का जहां से वो कटी है वो ऐसा नहीं होता कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल प्लेन कटता है। और अगला है कि किनारे पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वहीं की वहीं कटता है और दूर तक ये चौड़ा ज्यादा उस तरह से नहीं होता है ना। क्योंकि घाव में ऊतकों की क्षति नहीं होगी तो किनारे पास पास ही रहेंगे। दूसरा है लेसिरेटेड, ये इसका जस्ट अपोजिट है। वहां धारदार वस्तुएं काम आ रही थी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मुख्य रूप से भौंतरी वस्तुएं। ठीक है, यहाँ ये कहें कि जिनके ब्लंट एंड होते हैं, धारदार नहीं है, जैसे चाकू भी है तो वो कैसा है, भौंकने वाला। ठीक है, इस तरह से मान लो कि जैसे चाकू एक तो प्लेन आता है, एक आता है जिग जैग वाला, इस तरह से, तो उस तरह के चाकुओं से कटे ये। ठीक है, तो कैसे हो गए, या कटीले तारों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कटीले तारों से बने हुए घाव किस प्रकार के घाव होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के घाव होंगे, कटीले तारों से बनने वाले घाव लेसरेटेड वुंड होते हैं। या इसका जस्ट अपोजिट पूछ लेता है कि जो लेसरेटेड वुंड हैं वो किस प्रकार यानी किससे बने हुए होंगे, कोई भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, चाकू से, ब्लेड से, या कटीले तारों से, इस प्रकार से। तो मुख्य रूप से जो भौंतरी वस्तु हैं या कटीले तार हैं उनसे बने हुए घाव कैसे होते हैं, लेसरेटेड होते हैं। जिस तरह से कि भाई खेतों की तारबंदी होती है, ठीक है, कटीले तार वो निकले रहते हैं, बकरी है या गाय भैंस है निकल करके जा रही हैं, है ना, तो शरीर में कहीं भी वो गड़ गई या अयन पर घाव बन गई, छिल गई वो, तो क्या होगा वहां पर जो कटीले तार हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्लेन चलेगा, ऐसा होगा कहीं पर तो वो ज्यादा गचक जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, कहीं पर कम होगा। तो उसकी वजह से जो त्वचा है वो जगह जगह से आड़ी तिरछी कटेगी और फटेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऊतकों की क्षति ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऊतक की क्षति क्या हो गई, अधिक हो गई। और जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं पर ज्यादा प्रवेश कर जाएगा, कहीं पर कम करेगा, यानी सतही डैमेज वो ज्यादा करता है, त्वचा को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो गहराई कम होती है। इस कौन से घावों की, लेसरेटेड घावों की। जबकि जो इनसाइड घाव हैं धारदार वस्तुओं से बनने के कारण इनकी गहराई अधिक होती है
और ये भोंतरी वस्तुओं से बनने के कारण इनकी गहराई कम होती है। अगला पॉइंट, किनारे कैसे हो गए, टूटे फटे, क्योंकि किससे बन रहे हैं, वो कटीले तारों से बन रहे हैं, है ना, त्वचा का डैमेज ज्यादा हो रहा है। और जो किनारे हैं वो अनियमित रूप से दूर दूर होते हैं, है ना, यानी कहीं से वो ज्यादा पास रहेंगे तो कहीं से वो कहीं तो ज्यादा दूर, ज्यादा फट गए तो ज्यादा दूर हो गए। तो किनारे कैसे रहते हैं, कटे फटे होने की वजह से एक समान दूरी पर नहीं होते हैं, ठीक है, अनियमित रूप से दूर दूर होते हैं, यानी दूर दूर तो होते हैं लेकिन अनियमित, ठीक, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर दूरी। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, इंसाइज वुंड और लेसेरेटेड वुंड के बारे में। तो मेन चीज, इंसाइज वुंड के बारे में, धारदार वस्तुओं से बनते हैं, ठीक है, और जबकि लेसरेटेड वुंड की बात करें तो ये किससे बनते हैं, भौतिक वस्तुओं से बनते हैं या कटीले तारों से बनते हैं। इंसाइज वुंड ऊतकों की क्षति कम होती है, जबकि लेसरेटेड वुंड में ऊतकों की क्षति अधिक होती है। इंसाइज वुंड में घाव की गहराई अधिक होती है, लेसरेटेड वुंड में घाव की गहराई कम होती है। घावों के किनारे सममित यानी एक समान होते हैं, त्वचा के जो किनारे हैं जो घाव बना है उसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन रहेंगे। और उनके बीच की जो दूरी है, किनारे भी कैसे रहेंगे, पास पास, ठीक है, जबकि यहाँ पर घाव के किनारे कटे फटे होंगे और जो दूरी भी है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम दूरी किनारों के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये बात अपने इन दोनों इंसाइज और लेसरेटेड वुंड के बारे में। अगले ये जो तीनों घाव हैं ये भी काफी मिलते जुलते घाव होते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी अपना क्लियर कट व्यू होना चाहिए कि किस प्रकार के घाव को हम क्या कहते हैं, किसकी वजह से ये बनते हैं। पहला हो गया पेनिट्रेटिंग, दूसरा पंक्चर, और तीसरा हो गया परफोरेटिंग, ठीक है। और तीनों घावों में क्या बेसिक अंतर है, देखो बात करते हैं। ये जो दोनों घाव हैं ऊपर वाले, पेनिट्रेटिंग और पंक्चर, किससे बन रहे हैं, नुकीली वस्तुओं से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं ये, नुकीली, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन जो पेनिट्रेटिंग वुंड है वो बनता है लंबी नुकीली वस्तुओं से, जबकि यहां पर क्या शब्द आ रहा है, अपनी छोटी नुकीली वस्तुओं से, ठीक है। तो उसमें तो बड़ी नुकीली वस्तु आ जाएंगी जिनका शेप कैसा है, आकार कैसा है, बड़ा। और जबकि पंक्चर वुंड कैसा हो जाएगा, छोटी नुकीली वस्तु, जैसे नाखून हो गए, टोबा हो गया, किसी भी प्रकार का नुकीला पार हो गया, ठीक है। तो उससे जो बनने वाले, जैसे अब इसके उदाहरण की बात करें तो नाखून हो गया, ठीक है, और ये नुकीला है, क्या है, नुकीले पत्थर का टुकड़ा हो गया कोई भी, ठीक है। और ये है कांच का टुकड़ा, क्या हो गया ये, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, ठीक है, ये चीज हो गई। जबकि जो पेनिट्रेटिंग वुंड है ये कैसी है, लंबी वस्तुएं या फिर कोई किसी प्रकार का औजार हो सकता है। और कहां तक पहुंच रहे हैं ये, शरीर की सतह से गुहा तक स्थित होते हैं, क्योंकि जब जो औजार है या वस्तु है जिसकी वजह से घाव हो रहा है तो वो त्वचा में अंदर गुहा तक जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर पेट पे घाव हो रहा है तो एब्डोमिनल गुहा में चला गया, उधर ये गुहा में चला गया, ठीक है। अगर छाती पे कहीं वार हुआ है तो कौन सी गुहा में चला गया, थोरेसिक कैविटी में चला गया, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं ये शरीर की गुहा तक प्रवेश करते हैं, त्वचा को पूरा भेद देते हैं, ठीक है। तो नुकीली और धारदार लंबी वस्तुओं से ये बनते हैं। और कहां तक जाते हैं, ये सतह से लेकर गुहा तक जाते हैं, ठीक है। अब सतह से लेकर गुहा तक जाएगा तो क्या होगा, शरीर की गुहाओं, ठीक है, गुहाओं तक क्या फैलाते हैं, संक्रमण फैलाने का खतरा रहता है, यानी संक्रमण वहां तक ये फैला देते हैं, कहां तक, गुहाओं, ठीक है। बाहर से जब जा रहा है अंदर तक घाव पूरा हो रहा है तो बाहर से भाई संक्रमण भी पहुंच सकता है, ठीक है, ये चीज हो। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इसका एग्जाम्पल, क्या है, सींग द्वारा बना हुआ घाव, ठीक है। तो सींग के द्वारा, जो जानवर का सींग है उसके द्वारा जो घाव बन रहा है वो जैसे
भाई अंदर तक प्रवेश कर गया सींग की वजह से, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी तक चला गया, जहां कहीं भी है तो वहां से वो अंदर की कैविटी तक पहुंच गया, ठीक है। तो बाहर से क्या हो गया, छेद हो गया और कैविटी तक चला गया। तो इस प्रकार का जो घाव है वो क्या कहलाता है, गोर्ड वुंड कहलाता है, गोर्ड वुंड कहलाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, गोर्ड वुंड के नाम से जाना जाता है। ये इसका जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग जो वुंड है, लंबी, नुकीली, ठीक है, जो धारदार हैं, उन वस्तुओं से, लंबे औजारों से या हथियारों से ये बनते हैं, ठीक है। और जबकि पंक्चर जो वुंड है तो सेम ही, लेकिन उनका साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। जैसे नाखून हो गए, पत्थर का टुकड़ा हो गया, कांच का टुकड़ा हो गया, नुकीला पत्थर हो गया, है ना, वो चीज है। तो ये चीज, इसमें संक्रमण बाह्य सतह से अंदर तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। मेन चीज है इसका एग्जाम्पल, यानी सींग से बनने वाला घाव क्या कहलाता है, गोड वुंड। और गोड वुंड किसका एग्जाम्पल है, पेनिट्रेटिंग वुंड का एग्जाम्पल होता है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पंक्चर। आप तो इस तरह से बात करें कि भाई जब गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो टायर जो पंक्चर होता है किस चीज से होता है, जब बड़ी सरिया से होगा, ठीक है, या फिर छोटे चोवा से होगा। तो किससे होगा, चोवा से, या कोई नुकीला पत्थर उसमें आ जाएगा। तो रोड पर चल रही तो गाड़ी तो भाई पंचर चोवा से होगी, या क्योंकि रोड पत्थर का बना हुआ है तो पत्थर से होगा, ठीक है। पंक्चर वुंड इस तरह से आप याद रखें, टूटे नुकीले धारदार वस्तु हैं, या तो कील वगैरह चोवा वगैरह से बनेंगे ये, या फिर नुकीले पत्थर या कांच से बनेंगे, ठीक है। घाव का प्रवेश द्वार इसमें कैसा रहेगा, छोटा, कैसा रहेगा, छोटा। और जो इंपॉर्टेंट चीज, फिटनेस, ये है इसका मेन फीचर। तो टिटनेस होने की संभावना रहती है, वो किस प्रकार के घावों में रहती है, पंक्चर्ड वुंड में होती है, क्योंकि इनका जो छिद्र है वो छोटा है, ठीक है। और अंदर जो टिटनेस होने के लिए जो आवश्यक होती है, टिटनेस के लिए, एन एरोबिक एनवायरमेंट, ठीक है। तो बाहर से यदि किसी भी प्रकार की मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचे अंदर, तो टिटनेस जो है वहां पर होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए टेटनिस किस प्रकार के घाव से संबंधित है, पंक्चर वुंड से संबंधित होती है। जबकि गोड वुंड किससे संबंधित है, पेनिट्रेटिंग वुंड से संबंधित होता है। बात करते हैं तीसरा, परफोरेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग और पंक्चर दोनों नुकीले जो हथियार हैं या औजार हैं उनसे संबंधित होते हैं। जबकि परफोरेटिंग वुंड किससे संबंधित होते हैं, भौंतरे वस्तुओं से या औजारों से, हथियारों से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये इनके द्वारा बनते हैं। और ये जो घाव हैं शरीर के आर पार बन जाते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रवेश द्वार है और निर्गम द्वार है, दोनों का जो व्यास होता है वो समान होता है। आप इसको इस तरह से समझें, कैसे, कि भाई जैसे सरिया वगैरह, कोई ऊपर से गिर गया, ठीक है, या जैसे सरिया वाले ट्रक वगैरह चलते हैं, तो सरिया से मतलब है कि इसका पॉइंट लोहे का कोई रॉड है, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान, दोनों एंड उसके कैसे हैं, ब्लंट है। ये शरीर में कहीं भी घुस गया और आर पार हो गया, ठीक है। एक्सीडेंटल केस में आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि भाई तेजी से गाड़ी चल रही है, आगे ट्रक में सरिये हैं, ब्रेक लगाए और अंदर उसमें एंटर कर गए। तो शरीर के आर पार जब कभी सरिया चला जाता है, ठीक है, या गिरने की वजह से चला गया, तो वो क्या हुआ उसमें, जो सरिया शरीर के आर पार चला गया, और दोनों ही जो छेद बनेंगे वो सरिये का जो व्यास है उसके बराबर के बनेंगे। प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। और जो औजार या हथियार है जिससे ये घाव बना है वो कैसा है, मोतरा है, ठीक है। तो इस प्रकार के घाव क्या कहलाते हैं, परफोरेटिंग वुंड कहलाते हैं। पहली शर्त, भौंतरी वस्तुओं से बनते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं लोहे की रॉड से बने हुए घाव, नुकीली नहीं है, भौंतरी है, लोहे की रॉड, नाम ले रहे हैं हम रॉड, है ना, ये चीज। और शरीर के आर पार बनते हैं ये, क्लियर। और दूसरा है प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार कैसे हैं, बराबर, ठीक है। तो तीनों बेसिक अंतर क्या क्या हो गए, पहले में नुकीली हथियार से बन रहे हैं लेकिन लंबा है, दूसरे में भी नुकीले हथियार से बन रहे हैं लेकिन हथियार कैसा है, या ये कहेंगे जो औजार है वो छोटा है, ठीक। तीसरे में हथियार लंबा छोटा जैसा भी, मेनली लंबा ही होगा, ठीक है। जब शरीर के आर पार जा रहा है तो हथियार कैसा होगा, लंबा, लेकिन भौंतरा हो, है ना। पहले में जो हथियार है लंबा है तो शरीर में कहां तक प्रवेश करेगा, शरीर की अंदर की गुहा तक,
दूसरे में यानी अंदर तो जाएगा लेकिन गुहा तक नहीं पहुंच रहा क्योंकि छोटा है। ठीक है, इसमें शरीर के आर पार चला जाता है, परफोरेटिंग में शरीर के आर पार हो जाता है। चीन के द्वारा बना घाव गोड वुंड पेनिट्रेटिंग वुंड से संबंधित है, थिकनेस वुंड पंक्चर वुंड से संबंधित है। ठीक है, और ये जिसमें एक तरह से आर पार ही हो गया। ठीक है, एक तरह से ये कहेंगे टनल बन गई, टनल वुंड भी हम बोल सकते हैं। तो आर पार बन गई तो वो क्या कहलाएगा, परफोरेटिंग वुंड कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गई अपने इंसाइज, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग, पंचर्ड और परफोरेटिंग वुंड। ठीक, अब देखिए अगला है अल्सरेटिव वुंड, अब्रेजन या इरोसिव, और तीसरा है अवल्जन वुंड। ठीक है, देखिए अल्सरेटिव वुंड किसे कहते हैं, अल्सर नाम से पता चल रहा है। अल्सरेटिव वुंड कहने कहेंगे कि किसी प्रकार के छाले वगैरह हो जाना, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, पेट के छालों को हम क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोल देते हैं। मुंह के जो छाले हैं, ठीक है, उनको हम माउथ अल्सर बोल देते हैं। तो इस प्रकार के जो घाव हैं उनमें क्या हो रही है, श्लेष्मा झिल्ली डैमेज हो रही है ना, क्या डैमेज हो रही है, श्लेष्मा झिल्ली अपनी डैमेज हो रही। तो त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के गलने से या नष्ट होने से बनेगा, या तो त्वचा गलेगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, जैसे मुंह वगैरह में कोई छाले बन रहे हैं तो श्लेष्मा झिल्ली डैमेज हो, उससे जो घाव बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्सरेटिव वुंड कहते हैं। अब मुंह के जैसे छाले हैं, यदि हम सही समय पर ट्रीटमेंट ना लें तो मुंह के छाले एक दो दिन में ठीक नहीं होते, है ना, क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम होती है। तो इनमें जो रक्त आपूर्ति है कम होने के कारण ये देरी से भरते हैं, या ये कहें कि इनमें ठीक होने की जो क्षमता है, यानी हीलिंग कैपेसिटी, ठीक होने की जो क्षमता है या घाव भरने की जो क्षमता है, ठीक होने की या घाव भरने की जो क्षमता है किनमें, अल्सरेटिव वुंड में, वो नहीं के बराबर होती है, या ये कहें कि बहुत कम होती है। भरते तो हैं, ठीक है, लेकिन बहुत धीरे धीरे भरते हैं। अल्सरेटिव वुंड में त्वचा गलेगी या फिर मुख्य रूप से श्लेष्मा झिल्ली गलती है या नष्ट होती है। ठीक है, उससे बने घाव हैं। इनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसके कारण ठीक होने में इनको क्या लगता है, समय लगता है, हीलिंग कैपेसिटी इनकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसमें जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, पेट के छाले हो गए। ठीक है, या फिर हम मुंह के छालों को भी बोल सकते हैं। अगला है अब्रेजन बुन या इरोसिव बुन। ये क्या होते हैं, इरोसिव और अब्रेजन क्या है कि एक तरह से कहीं छोटी सी त्वचा की रगड़ लग जाना। ठीक है, हम चल रहे हैं, दीवार से अपनी होनी लग गई या स्किन है उसके साथ छिल गई। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की जो एपिथीलियम है उसकी कुछ परतें नष्ट हो जाती हैं, ये कहेंगे एपिथीलियम जो टिश्यू है वो अपने नष्ट हो गए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अब्रेजन या इरोसिव वुंड बोल देते हैं। तो त्वचा के खुरदरी सतह, ठीक है, या कठोर सतह पर रगड़ लगने से, जैसे गिरे अचानक, चलते चलते कोई व्यक्ति गिर गया, ठीक है, नीचे बस गिस्सा खा गया, ऐसे कहते हैं गिस्सा लगना, तो क्या होगा, वहीं पर थोड़ा सा छिल जाता है, ब्लड वगैरह कुछ नहीं निकलता है, ना ही त्वचा पूरी तरह से नष्ट होती है, केवल त्वचा का कुछ हिस्सा, या ये कहेंगे ऊपरी भाग जो एपिडर्मिस वाला भाग है वो नष्ट हो गया। तो त्वचा की ऊपरी सतह का हट जाना या नष्ट होना क्या कहलाता है, अब्रेजन या इरोसिव कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखना है केवल इसमें। अवल्जन, ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, कि जो जानवर है उसके खुर या सींग, ठीक है, जैसे जानवर लड़ लेते हैं कई बार, तो सींग का जो खोल है वो उतर जाता है या हट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ खुर है, खुर के ऊपर से जो खुरी होती है, ऊपर जो कठोर आवरण होता है जिसके अंदर थर्ड फैलेंजेज होती है, ठीक है, क्या होती है, थर्ड फैलेंजेज, वो निकल आती है। और उसके ऊपर का जो थर्ड फैलेंजेज के ऊपर ऊपर का जो आवरण है खुर के ऊपर का, वो थर्ड फैलेंजेज के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, खुर। ठीक है, खुर या सींग का जो शरीर से अलग होना, इस प्रकार के, ये क्या कहलाएगा, अवल्जन कहलाएगा। खुर थर्ड फैलेंजेज के ऊपर से हट गया, या जो सींग है उसका जो खोल है वो हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार के घावों को हम क्या बोलते हैं, अवल्जन कहते हैं। और जो ये घाव हैं, यही इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार के घावों में ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। तो ये पूछा जाता है
कि ऊतकों की जो वास्तविक हानि है वो किस प्रकार के घावों में होती है। तो किस प्रकार के घावों में होती है ऊतकों की वास्तविक हानि? जो अवलजन वाले जो घाव होते हैं उनमें ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। ठीक है। देखिए, तो अल्सरेटिव वुंड क्या है? श्लेष्मा झिल्ली या त्वचा के गलने से बनते हैं। हीलिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई कम होती है। अब्रेजन, हिस्सा लगना एक तरह से, यानी कठोर सतह से त्वचा घिस गई, ठीक है, टच में आई, या फिर कोई भी व्यक्ति चलते चलते गिर गया, ठीक है, तो जैसे हो जाता है ना कि गिस्सा लग गया, बस केवल चोट तो नहीं लगी ज्यादा लेकिन त्वचा छिली छिली सी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब्रेजन कहते हैं। ठीक। अवलजन में या तो खुर जो है, थर्ड फेलेंजेस का ऊपर का जो आवरण है वो हटेगा, या सींग का जो खोल है वो हटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवलजन कहते हैं। तो ऊतकों की जो वास्तविक हानि होती है वो किस प्रकार के घावों में होती है? तो अवलजन जो वुंड है, घाव है, उसमें ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। ठीक है, ये बात। अब देखिए, अब ये इनके नाम से जुड़े हुए घाव हैं। ठीक है, कि जैसे गन शॉट वुंड है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये जो घाव है किसकी वजह से बनता है? बंदूक की गोली की वजह से बनता है। ठीक है, लेकिन इसके पिक्यूलियर कैरेक्टर क्या है? कि गन शॉट वुंड है, तो गन शॉट वुंड में क्या है? गोली से बनेगा। ठीक है, अब गोली से बनेगा तो गोली में क्या चीज होती है? बारूद होती है, बड़ी स्पीड से आती है, हाई एनर्जी होती है उसकी। तो जहां पर भी प्रवेश करेगी गोली, उस जगह पर त्वचा कैसी होगी? जली हुई, ब्लैकिश होगी। और उस जगह पर जो बारूद है उनके अवशेष मिलेंगे। तो गनशॉट वुंड में जो प्रवेश द्वार है वह जली हुई मिलेगी और वहां पर बारूद मिलेगी। ठीक है। दूसरा चीज है कि गनशॉट वुंड में प्रवेश द्वार भी मिलेगा और निर्गम द्वार भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि निर्गम द्वार ना मिले, शरीर में ही गोली रह जाती है, तो जो प्रवेश द्वार है उस पर बारूद के अवशेष मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और यदि वुंड गोली पार होती है, ठीक है, प्रवेश द्वार तो छोटा होता है लेकिन निर्गम द्वार इसमें बड़ा होता है। किसमें? गनशॉट वुंड में। लेकिन इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? परफोरेटिंग। इसमें क्या था? कि प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार दोनों कैसे हैं? समान है। ठीक है, तो जब प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार समान होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफोरेटिंग वुंड बोलते हैं। और जब प्रवेश द्वार छोटा हो और निर्गम द्वार बड़ा हो तो वो किसका कैरेक्टर है? गनशॉट वुंड का कैरेक्टर है। और प्रवेश द्वार पर क्या मिलता है? बारूद के अवशेष वहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपनी किसके बारे में? गनशॉट वुंड के बारे में। बंदूक की गोली से बनेगा, प्रवेश द्वार छोटा रहेगा, निर्गम द्वार बड़ा होगा। यदि मान लो कि गोली बाहर नहीं भी निकलती है, ठीक है, तो इसके प्रवेश द्वार पर बारूद के अवशेष तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? ये चीज गनशॉट वुंड के बारे में। नेक्स्ट है वायरुलेंट वुंड। तो वायरस जीवाणु जनित बीमारियों में, ठीक है, क्या हो जाते हैं कई बार? उनके टॉक्सिन्स की वजह से शरीर पर फफोले रूपी घाव बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? वायरुलेंट वुंड कह देते हैं। जैसे कि एफएमडी डिजीज है, तो इसमें क्या होता है मोस्टली कि मुंह में छाले हो गए, है ना, और उसके पैर हैं, ये भी सॉफ्ट टिश्यू है, या ये कहें कोमल ऊतक, जिस जगह पर सॉफ्ट स्किन है उसकी, वहां पर मुख्यतः घाव बन जाते हैं। तो वो किसकी वजह से बन रहे हैं? जो रोगजनक कारक है उसके कारण है ना। तो वायरस के कारण ये इसमें क्या हो रहा है कि घाव बनते हैं, एफएमडी। ठीक है, वायरस या जीवाणु किसी भी प्रकार की बीमारी में हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? वायरुलेंट वुंड बोल दिया जाता है। वायरस जनित बीमारियों में बनने वाले घाव क्या कहलाते हैं? वायरुलेंट वुंड कहलाते हैं। ठीक है, वायरुलेंट वुंड। और ये क्या हो गया? गन शॉट। ठीक, अब अगला है पॉइजन। तो पॉइजन यानी जहर। अब जहर क्या होगा? किससे आएगा?
कोई ना कोई विषैला जीव काटेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर जहर फैलेगा। और जहर के कारण ही यदि शरीर पर घाव बनते हैं तो वो घाव क्या कहलाएंगे, पॉइजन वुंड या जहरीले घाव कहलाते हैं। गन शॉट वुंड गन की वजह से बन रहा है, गोली की वजह से बन रहा है। वायरुलेंट वुंड वायरस जनित बीमारियों में बनते हैं, वायरस के जो विषैले चीज हैं या वायरस की वजह से जो घाव बनते हैं वो वायरुलेंट वुंड में आ जाते हैं, उनके टॉक्सिन्स की वजह से जो बनते हैं। पॉइजन वुंड जो विषैले जीव हैं, सर्पदंश की वजह से हो गया, ततैया की वजह से हो गया, या अन्य कोई विषैले कीट या जीव जो हो गए उनकी वजह से यदि कोई भी घाव बनता है वो पॉइजन वुंड के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए अगला है बाइटिंग वुंड। बाइटिंग यानी किसी ने काट लिया। ठीक है। तो कोई भी जीव हो सकता है, जंगली जीव हो सकता है। ठीक है। कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, ऊंट ने काट लिया, या किसी भी और अन्य जानवर ने काट लिया। तो मुख्यतः जंगली जानवर, क्योंकि हिंसक जानवर ही मुख्य रूप से काटते हैं, है ना। तो या फिर कभी कभी जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो काटे, है ना। तो जंगली जानवरों काटने के कारण बने हुए घाव क्या कहलाते हैं, बाइटिंग वुंड कहलाते हैं। क्रसिंग वुंड, क्रसिंग का मतलब है कुचलना। तो अब कुचलने की वजह से जो घाव बनेगा वो कब बनेगा, कि यदि हमारी कोई शरीर का अंग किसी भारी वस्तुओं के बीच में आ जाएगा, ठीक है, या जमीन या फिर ये कहीं के ऊपर से कोई भारी वस्तु गिर गई और अपना अंग या त्वचा है क्या हो गई, बिल्कुल डैमेज हो, क्रश हो गया, तो वो उस प्रकार के जो घाव हैं क्या कहलाएंगे, क्रसिंग वुंड कहलाते। शरीर के किसी भाग के भारी वस्तुओं के मध्य आने के कारण कैसे घाव बनते हैं, क्रसिंग वुंड बनते हैं। अगला है रेबीज वुंड। ये इंपॉर्टेंट है ना। रेबीज किसकी वजह से होता है, मुख्य रूप से जैसे जो पागल कुत्ते होते हैं, है ना, डॉग बाइट की वजह से फैलता है, जिनमें रेबीज से जिनमें संक्रमण होता है। बंदरों के काटने, सियार के काटने की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। तो जो रेबीज से संक्रमित जंगली जानवर है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बंदर है, चाहे वो सियार है, ठीक है, जो भी है, उसकी काटने की वजह से जो घाव बनता है रेबीज से संक्रमित, तो उस घाव को हम क्या बोलते हैं, रेबीज वुंड कहते हैं। अब इस घाव की क्या खासियत है या क्या चीजें ध्यान रखने लायक होती हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है। तो रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने से होने वाले घाव क्या हो गए, रेबीज वुंड हो गए। अब जो रेबीज घाव है उसको साबुन से धोना चाहिए, और साबुन भी कौन सा, एक तरह से मुख्य रूप से हमें कास्टिक यानी कपड़े धोने वाला साबुन यूज करना चाहिए। ठीक है। या फिर इसमें हम किसको यूज करते हैं, कार्बोलिक एसिड। ठीक है। क्या चीज यूज करते हैं, और दूसरा हो गया कास्टिक सोडा, क्योंकि जो साबुन है उसमें कास्टिक सोडा होता है। तो उससे जो घाव है उसको धोना चाहिए, और रनिंग वाटर में, ठीक है, टैपिंग वाटर यानी पानी को हमने चला दिया तो उस साबुन को उस जगह पर रगड़ते जाएं और उस घाव को धोते जाएं, पानी लगातार उस घाव के ऊपर चलता रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो रेबीज है उसके फैलने की संभावना कम होती है। और इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रकार के घाव में, जो रेबीज वाले घाव हैं, इनमें सूचर नहीं लगाने चाहिए। रेबीज वाले भाग को कभी भी सूचरिंग नहीं की जाती है। ठीक है। तो ये इसके मुख्य पॉइंट हैं कि जंगली जानवर जो रेबीज से संक्रमित हैं उनके काटने से बनने वाले घाव रेबीज वुंड कहलाते हैं। इसमें जो घाव है उसको कपड़े धोने वाले साबुन से, रनिंग वाटर में लगातार पानी डालते हुए साबुन से धोना चाहिए। तीसरी चीज, इस घाव को जो रेबीज वुंड हैं इनको सूचरिंग नहीं करनी चाहिए या इनको सिलना नहीं चाहिए, ओपन खुला छोड़ना चाहिए। अगला है मैगट वुंड। किसी भी प्रकार का घाव है, ठीक है, और यदि वहां पर वो संक्रमित हो गया, ठीक है, वहां पर मक्खियों का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें क्या पड़ जाएंगे, मैगट्स पड़ जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। तो उसी को हम क्या, जिस किसी भी घाव में मैगट्स पड़ गए, कीड़े पड़ गए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैगट वुंड बोल देते हैं। ठीक है। अब मैगट वुंड में जो मुख्य रूप से यूज की जाती है वो क्या की जाती है, तारपीन का तेल और क्लोरोफॉर्म उपयोग में ली जाती है। ठीक है। तो घाव के संक्रमित होने पर मक्खी के लार्वा के होने से बनने वाला घाव, क्योंकि जो लार्वा होता है वही कीड़े के रूप में उस घाव के अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैगट वुंड बोल देते हैं।
अब इस कीड़े को मारने के लिए या लार्वा को मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टारपीन का तेल और क्लोरोफॉर्म। और इसका जो रेशियो है वो कितना रखा जाता है? 1:1, यानी क्लोरोफॉर्म और तारपीन का तेल दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। इसके लिए मैगट वुंड के उपचार में जो लार्वा है या जो मैगट्स हैं, कीड़े हैं, उनको मारने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी मुख्य रूप से सभी प्रकार के घावों के बारे में। ठीक है, तो खुले घाव के बारे में हमने चर्चा कर ली, बंद घावों के बारे में चर्चा कर ली, और चिकित्सीय दृष्टि से जो घावों के प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो देखिए एक बार और, सबसे पहले बात करते हैं कि घावों के मतलब घाव किसे कहते हैं। तो जो कोमल ऊतक हैं, चाहे वो त्वचा हो या श्लेष्मा झिल्ली हो, उसकी निरंतरता यदि भंग होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? घाव। ठीक है, वहीं दूसरी बात आ जाती है कि जो बंद घाव है, तो बंद घाव कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला था कंट्यूजन, ठीक है, दूसरा ब्रूइस और तीसरा हेमेटोमा। ठीक, तो कंट्यूजन में क्या हो रहा था, या ये कहें कि बंद घावों में क्या हो रहा था, कि जो त्वचा की निरंतरता है वो भंग नहीं होती है। ठीक है, जबकि आंतरिक ऊतकों में किसी ना किसी प्रकार की क्षति हो जाती है। ठीक है, और ये डिपेंड करती है कि जो बाहर से ब्लंट ऑब्जेक्ट से, भौतिक वस्तु से जो प्रहार किया गया है वो कितना जोर से किया गया है, कितने बल से किया गया है। यदि बाहर से प्रहार कम बल के साथ किया गया है तो जो कंट्यूजन होगा वो 1 डिग्री होगा। थोड़ा सा मीडियम प्रकार का होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? हेमेटोमा हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा यदि और तेजी से होता है तो वहां ऊतकों की क्षति अधिक हो जाती है, और वहां पर जो 3rd डिग्री का कहलाता है उसमें गैंग्रीन भी हो जाती है। ये तो कंट्यूजन की बात हो। अब कंट्यूजन का ही प्रकार होते हैं ब्रूइज और हेमेटोमा। ब्रूइज में क्या होता है कि नील पड़ना, हल्का सा प्रहार हुआ तो जो छोटी कैपिलरीज हैं उनमें डैमेज हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से जो नील यानी नीले या लाल रंग के वहां पर स्पॉट बन जाते हैं। हेमेटोमा में बड़ी रक्तवाहिनी प्रभावित होती हैं या नष्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो निकल करके सबक्यूटेनियस भाग में एकत्रित हो जाता है या जम जाता है, उसको बोलते हैं हम हेमेटोमा। ठीक, इसके बाद हमने बात की थी खुले घाव। खुले घाव में पहला था इंसाइज वुंड, ठीक है, लेसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग, पंक्चर्ड और परफोरेटिंग, तीनों थे ये। और उसके बाद तो ये सिंपल अपने पॉइजन, अल्सरेटिव या इरोजिव, अब्रेजन, अवल्जन, गन शॉट, वायरुलेंट और बाइटिंग। ठीक है, इसके बाद एक और था अपना मैगट। ठीक है, तो इनके बारे में हमने खूब डिटेल में बात की है। अब हम बात करते हैं, ये चिकित्सीय दृष्टि से हमने बात कर ली, एसेप्टिक, सर्जिकल वुंड, क्लीन वुंड, 0 आवर वुंड या इंसाइज वुंड। क्योंकि जिनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है उन्हें बोल देते हैं हम एसेप्टिक वुंड। ठीक है, या जिनको सर्जरी के समय बनाया जाता है वो सर्जिकल वुंड, या जिनको बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्लीन वुंड कहते हैं। तीसरा इंसाइज, क्यों बोल रहे हैं इनको इंसाइज वुंड? क्योंकि ये नुकीले और धारदार वस्तुओं से, मतलब मेनली धारदार वस्तुओं से बनाए जाते हैं, सर्जरी के समय बनाए जाते हैं। सस्पिशियस, संदेहप्रद, मतलब जिनमें हमें ये सस्पेक्ट है या हम आश्वस्त नहीं है या संदेह है हमें कि इनमें इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे हम सस्पिशियस वुंड। सेप्टिक वुंड, जिनमें किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो क्या कहलाते हैं? सेप्टिक वुंड कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि घाव के लक्षण। कोई घाव हुआ है, ठीक है, कहीं से त्वचा डैमेज हुई है या अंदर से जो ऊतक हैं उनमें क्षति हुई है, तो वहां पर जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो क्या क्या प्रकट होंगे? उसमें लक्षण वैसे तो ये सभी इसके लक्षण में आ जाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बांट दिया है कि स्थानीय लक्षण क्या होंगे, थोड़े दूरस्थ प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा, यानी कुछ समय बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या पूरे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो घाव हुआ है, यदि हम उसी समय घाव हुआ तो उस समय हमारा क्या होगा, कि यदि कैपिलरी डैमेज हुई है, रक्तवाहिनी डैमेज हुई है, तो क्या होगा वहां पर? रक्तस्राव होगा, पहला सिम्टम हो गया। अगर घाव हुआ है तो दर्द भी होगा, ठीक है, वेदना या दर्द। और यदि सुलह घाव है तो क्या होगा? किनारों का विच्छेदन भी वहां पर होगा ही होगा। ठीक है, त्वचा डैमेज होगी तो किनारे क्या हो गए? अलग अलग हो गए।
त्वचा का विच्छेदन हो गया या किनारों का विच्छेदन होता है। जिस जगह पर घाव होता है उस जगह पर ये सिम्टम्स प्रकट होते ही होते हैं। यानी यहाँ घाव हुआ तो इस जगह पर भाई किसी न किसी चीज से हुआ था, दर्द भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर रक्तस्राव भी हो रहा है, खुला घाव है तो कैपिलरी डैमेज हुई है और किनारों का विच्छेदन हो गया। दूसरा है दूरस्थ भाग। दूरस्थ में क्या है कि एक तरह का जो एकाइमोसिस है, ये भी क्या है कि हेमेटोमा टाइप का ही होता है, ठीक है, कि वाली मान लो कि यहाँ पर घाव हुआ, तेजी से पड़ा तो ब्लड कलेक्ट हो गया, यहाँ पर एक तरह से हेमेटोमा वाली कंडीशन बन गई, तो वो क्या कहला रही है, एकाइमोसिस, ठीक है, या थोड़ी सी दूरी पर वहां पर ये बन रहा है, जो जहां पर घाव हुआ है, तो किसके अंतर्गत आती है, एकाइमोसिस के अंतर्गत आती है। अगला है इस्चेमिया। इस्चेमिया किसे कहते हैं, ब्लड सप्लाई में कमी आना। यदि घाव बनने पर या प्रहार होने पर कोई कैपिलरी या वेन, ठीक है, मेनली वेन जो है, रुधिर वाहिनियां नष्ट होती हैं, डैमेज होती हैं, तो उस अंग को ब्लड सप्लाई में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में उसको पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हम जो ब्लड की सप्लाई में कमी आ रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस्चेमिया कहते हैं, ठीक है। और वहां पर गांठें बन सकती हैं, ठीक है, गांठों को क्या बोल रहे हैं, एब्सेस। किसी नर्व पर, किसी तंत्रिका पर ज्यादा प्रेशर से चोट लगी है, घाव बना है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी घाव की वजह से कोई तंत्रिका कट गई या उसको डैमेज पहुंच गया तो वो क्या करेगा, पैरालाइसिस, ठीक है, उस अंग का क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। और नर्व की शोथ, किसी तंत्रिका की जो शोथ है वो क्या कहलाती है, न्यूराइटिस कहलाती है। तंत्रिका की शोथ, सूजन, ठीक है, न्यूराइटिस कहलाती है। ये हो गए दूरस्थ लक्षण जो अंगों में प्रकट होते हैं घाव बनने पर, उनके जो, उनसे जो दूर है, यानी घाव वाले स्थान से दूसरी जगह पर जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, दूरस्थ लक्षण बोल रहे हैं, ठीक है। यानी घाव यहाँ हुआ है, यहाँ पर कोई तंत्र का डैमेज हुई है, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ रहा है, हमारी उंगलियों पर आ रहा है, हम सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट और अपने उंगलियों को नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित तंत्र का अपनी क्या हो गई, डैमेज हो गई। यहाँ पर कोई वेन नष्ट हुई है तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो अवरुद्ध हो गई, उसका असर हमारे यहाँ के अंगों पर आ रहा है, इनको सही पूरी तरह से जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, ठीक है। यहाँ पर चोट लगने की वजह से थोड़ा सा आगे कहीं भी गांठ बन रही है, तो ये क्या हो गए, दूरस्थ लक्षण होते हैं, ठीक है। एकाइमोसिस, इस्चेमिया, एब्सेस, पैरालाइसिस और न्यूराइटिस, ठीक है। अब है व्यापक लक्षण। ऐसे लक्षण जो घाव बनने पर जिनका असर पूरे शरीर पर होता है, ठीक है। ऐसे लक्षण जिनका असर इस पर हो रहा है, पूरे शरीर पर हो रहा है, जिनका असर कहां पर हो रहा है, पूरे शरीर पर, या ये कहें पूरे शरीर पर नहीं हो रहा था, एक बड़े शरीर के बड़े भाग पर हो रहा है, या बड़े भाग पर, ठीक है। तो जब किसी घाव का असर पूरे शरीर पर या एक बड़े भाग पर होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यापक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। चोट ज्यादा लग गई तो फीवर भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया, वही पूरे शरीर में जहर फैल गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हमने सेप्टिसीमिया के बारे में बात की थी शुरुआत में ही, ठीक है, कि किसी भी रोग कारक के, स्वयं के या उसके टॉक्सिन्स के पूरे शरीर में फैल जाना या रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाने की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, सेप्टिसीमिया कहलाती है, ठीक है। और एक इन्फेक्शन होगी, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भाई जो घाव है, घाव के द्वारा क्या होगा कि कोई भी जो संक्रामक रोग कारक हैं प्रवेश कर सकते हैं और शरीर में इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो ये होते हैं जो घाव के लक्षण, स्थानीय जिस जगह पर घाव हो रहा है उस जगह पर प्रकट होंगे, उससे दूरस्थ अंगों में वो दूरस्थ लक्षण कहलाएंगे, और जिनका असर, जब घाव की वजह से जो असर है वो शरीर के बड़े भाग पर या पूरे शरीर पर जिसका जब असर आता है तो वह क्या कहलाता है, व्यापक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए घाव भरने के तरीके। तो कोई भी जो घाव है भरता है उसके मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। इसमें केवल आपको ये दो लाइन याद रखनी है। पहला है पुनः निर्माण और दूसरा है स्थानांतरण, ठीक है। पुनः निर्माण
पुनर्निर्माण किसे कहते हैं? यानी कोई चीज जैसी पहली है वैसी ही चीज दोबारा से बनना क्या कहलाएगी? पुनर्निर्माण, है ना। यानी निर्माण तो हो रहा है लेकिन कैसी है? पहले जैसी ही है। तो जिस प्रकार की कोशिकाएं नष्ट हुई हैं घाव के द्वारा, अब जो घाव हो गया, अगर उस घाव में जैसी कोशिकाएं पहली नष्ट हुई हैं उसी प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ही वह घाव भर रहा है, तो वह कहलाएगा पुनर्निर्माण प्रक्रिया या रीजनरेशन। रीजनरेशन। यदि कोई घाव समान प्रकार के ऊतकों या कोशिकाओं द्वारा भरता है, कैसा है? समान प्रकार के ऊतकों के द्वारा भरता है, तभी तो हम बोल रहे हैं पुनर्निर्माण। नहीं तो क्यों कह रहे हैं? पुनः मतलब निर्माण तो हो रहा है लेकिन पहले जैसी कोशिकाएं बन रही या ऊतक बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? पुनः निर्माण। ठीक है। तो जब समान प्रकार के ऊतकों से भाव का भरना बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, तो वो कहलाता है पुनर्निर्माण या रीजनरेशन विधि। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है स्थानांतरण यानी सब्स्टिट्यूशन। आपने एक, यदि जो कोई क्रिकेट देखने वाले हैं या फिर खेलों में जो होता है ना, जैसे फुटबॉल वगैरह के खेलों में होता है, क्रिकेट के खेल में भी चलता है कई बार ये नियम, सब्स्टिट्यूट वाला। ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के द्वारा चेंज कर देना। ठीक है, उसका अदला बदली कर देना। ठीक है। अब जो नया खिलाड़ी आया है वो पहले वाले खिलाड़ी से बेहतर भी हो सकता है, ठीक है, और बेकार भी हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया? कि किसी चीज को दूसरी चीज से प्रतिस्थापित कर देना। अब ये जो नई चीज आई है पहली वाली की जगह पर, ये पहली वाली से बेहतर भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूट, किसी चीज का अल्टरनेट। ठीक है, कि भाई हमें, हम बाइक से जा रहे हैं किसी एक बाइक से, अब हमने दूसरी बाइक ली, तो वो पहली वाली बाइक से अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो क्या हुआ? उसका अल्टरनेटिव हुआ पहले वाले का। अब वो एक अलग बात है कि वो पहले वाले से बेहतर है या खराब है, लेकिन अपना काम तो हो ही रहा है। ठीक है, जो एक बाइक का होता है, तो वही चीज यहाँ पर है। कैसे? कि घाव तो भर रहा है, ठीक है, लेकिन जो कोशिकाएं या ऊतक आ रहा है वहां पर, इसके स्थान पर जो ऊतक नष्ट हुआ है, ठीक है, नष्ट हुए ऊतक के स्थान पर, नष्ट हुए ऊतक या कोशिकाओं के स्थान पर जो नए ऊतक बन रहे हैं, नया ऊतक कैसा हो सकता है? कम भी हो सकता है और अधिक विशिष्ट भी हो सकता है। विशिष्ट से मतलब है अच्छा। ठीक है। तो जो नया ऊतक बन रहा है वो पुराने से, यानी नया ऊतक अच्छा भी हो सकता है और कम अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। तो जो नया ऊतक बन रहा है वो पहले वाले से कम अच्छा भी हो सकता है और अधिक अच्छा भी हो सकता है। यानी कम विशिष्ट भी हो सकता है, स्पेशलाइज भी हो सकता है और नॉन स्पेशलाइज भी हो सकता है। तो यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपके लिए कि घाव भरते समय जो नया ऊतक बन रहा है घाव में नष्ट हुए ऊतकों के स्थान पर, वह पुराने वाले की अपेक्षा में कम विशिष्ट भी हो सकता है, यानी कम अच्छा है पहले वाली कोशिकाओं से, और अधिक अच्छा भी हो सकता है, अधिक विशिष्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? स्थानांतरण या सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। यानी पहले जैसा नहीं है, या तो उससे कम अच्छा होगा या ज्यादा अच्छा होगा, कम विशिष्ट होगा या ज्यादा विशिष्ट होगा। तो ये जो दोनों तरीके हैं, रीजनरेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, क्या है? भाव भरने के दो तरीके होते हैं। या तो ये देखो, अगर पहले जैसी चीज आ गई भाव के भरने में, जैसा पहला ऊतक नष्ट हुआ है बिल्कुल उसके जैसा ही आ गया, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? रीजनरेशन कहलाएगी। अब उससे अच्छा है या उससे खराब है, ठीक है, ये अवस्थाएं होती हैं। कोई भी चीज आएगी या तो उसके जैसी आएगी या उससे अच्छी आएगी
या उससे बड़ी आएगी, बुरी आएगी, मतलब कम अच्छी आएगी। तो तीन अवस्थाएं होती हैं अपने पास। तो तीनों अवस्थाओं के लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं? पहली अवस्था होगी रीजनरेशन, जब बिल्कुल पहले जैसा ऊतक बन रहा है, जैसा नष्ट हुआ है, तब तो हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। और यदि घाव को भरते समय, ठीक है, जो घाव बन रहा है वो पहले से या तो अच्छी चीज या अच्छा ऊतक आ रहा है, अधिक विशिष्ट आ रहा है, या कम विशिष्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्थानांतरण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसका? घाव भरने का। ठीक। अब देखिए, अब जो घाव भरने की अवस्थाएं हैं, इसमें आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना, केवल नाम आप इसके याद रखें, बाकी ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है। इसकी जो अवस्था है, मुख्य रूप से ये चार अवस्थाएं हैं। ठीक है। रक्त स्तंभन यानी हीमोस्टेसिस, यानी रक्तस्राव का रुकना। ठीक है। पहली चीज तो क्या होगा कि वहां पर रक्तस्राव रुकेगा। दूसरा होगा कि रक्तस्राव रुका है वहां पर, ठीक है, जो रक्तस्राव हो रहा था वो रुक गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोस्टेसिस। लेकिन वहां पर सूजन तो आएगी, सोज तो आएगी। तो दूसरी अवस्था होती होती है इन्फ्लामेशन। ठीक है। तीसरी प्रफुल्लन अवस्था, या इसको प्रोलिफरेटिव अवस्था कहते हैं, या रिपेयरिंग फेज। जो घाव है वो किनारे उसके जो है धीरे धीरे सही होना, ठीक होते हैं, उसी को जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से बढ़ती हैं, वहां उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि घाव को भरना शुरू करती है। उसी को हम बोलते हैं प्रफुल्लन अवस्था, या प्रोलिफरेटिव फेज, या रिपेयरिंग फेज, जो घाव की मरम्मत कर रही है। अगला है परिपक्वन या मैच्योरेशन फेज, या रीमॉडलिंग क्षेत्र, जो उस घाव को पूरी तरह से ठीक करते हुए, अंदर तक से पूरा ठीक करते हुए लेकर के आती है। ठीक है, जो कि प्रेफुलन अवस्था है, या जो रिपेयरिंग फेज है उसके बाद की अवस्था होती है। तो ये चार अवस्थाएं होती हैं: हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन फेज, प्रोलिफरेटिव या रिपेयरिंग फेज, और परिपक्वन, जो पूरी तरह से घाव को ठीक करती है मैच्योर अवस्था में, यानी पूर्ण रूप से उसको सही करती है। तो ये चार अवस्थाएं आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब कोई भी घाव है, ठीक है, तो उसकी देख रेख बहुत जरूरी है, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, उसमें से जो इन्फेक्शन है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं होना चाहिए। अगर संक्रमण होगा तो घाव ठीक जल्दी नहीं होगा, या शायद नहीं भी हो, है ना, अगर हम उसकी देख रेख ना करें तो। ठीक है। तो किस प्रकार के सॉल्यूशन हैं, ठीक है, या औषधियां हैं, कौन कौन सी औषधियों को किस मात्रा में हम उपयोग में ले सकते हैं घावों को धोने में? बेसिकली जो घाव है उसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो घाव है, ठीक है, उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, जो मृत ऊतक हैं, मृत क्या है, पहले तो सफाई करते हैं उसकी एंटीसेप्टिक लोशन के द्वारा। क्या करते हैं, जो घाव हुआ है, पोविडीन आयोडीन हो चाहे पीपी सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या करेंगे, पहले उसकी आसपास का क्षेत्र है उस घाव को हम साफ करते हैं। उसके बाद डेब्राइडमेंट होता है, यानी जो हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाया है उसके द्वारा घाव को बिल्कुल उस पानी से धोया जाता है। यदि उसके अंदर किसी प्रकार के मृत ऊतक हैं तो उनको हटाया जाता है, घाव को वॉश किया जाता है। फिर अगला स्टेप होता है कि जो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, साथ में एंटीबायोटिक्स देना। तो लगभग कम से कम 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, जिससे कि घाव ठीक हो सके। तो ये अपने स्टेप होते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में एंटीसेप्टिक लोशन से साफ सफाई करना, उस मृत ऊतकों को हटाना, और एंटीबायोटिक औषधि देना, ये अपने स्टेप होते हैं। तो अब जो हम धोने के लिए काम में लेते हैं एंटीसेप्टिक लोशंस, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला आता है 2.5% सेलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। तो सेलाइन सॉल्यूशन अपना जो NaCl वाला, ठीक है, तो सेलाइन सॉल्यूशन हो गया अपना। दूसरा है पोविडीन आयोडीन। लेकिन पोविडीन आयोडीन की जो परसेंटेज है वो कितनी रखनी चाहिए हमें? ठीक है, तो अलग अलग परसेंटेज में, 2%, 1%, 4%, 5% में अपने आयोडीन अलग अलग आती है। तो 0.1 से लेकर के 1% तक का जो सॉल्यूशन हम किसके लिए काम में लेते हैं? भाव को धोने में काम में लेते हैं। तो ये जो
परसेंटेज है हमें याद रखनी है कि घाव धोने के लिए जो पोविडीन आयोडीन है उसका कितना परसेंट सॉल्यूशन हम काम में ले सकते हैं। तो 0.1 से लेकर के 1% तक का सॉल्यूशन हम काम में लेते हैं। इसमें जो काम आता है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, कार्य करने का तरीका है, वो क्या है? फ्री आयोडीन होता है। ठीक है, फ्री आयोडीन से मतलब है कि जैसे हम 4% कोई आयोडीन, पोविडीन आयोडीन है, उसमें हमने पानी मिलाया, ठीक है, डिस्टिल वाटर हमने मिलाया, तो हमने उसको क्या किया? डाइल्यूट किया। या जैसे उसका सॉल्यूशन बनाया, 2% का बनाया, 1% का बनाया, तो जितना हम उसको कम परसेंटेज में करते जा रहे हैं तो फ्री आयोडीन उसमें उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जितना हम उसको परसेंटेज को कम कर रहे हैं, फ्री आयोडीन की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, तो घाव के हिसाब से हम 0.1 से लेकर के 1% सॉल्यूशन काम में लेते हैं घाव को धोने में। अगला पॉइंट है कि जो कान है उसके इन्फेक्शन में हमें जो पोविडीन आयोडीन है वो काम में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या कर सकती है? कान की इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस कर सकती है। ठीक है, कान की सूज पैदा कर सकती है। ठीक है, या करती है। अब अगला, हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, इसको किस परसेंटेज में यूज कर सकते हैं हम? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को 0.1 से लेकर के 0.2% सॉल्यूशन काम में लिया जा सकता है, और उसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट का भी 0.1 से लेकर के 0.2% का सॉल्यूशन काम में लिया जा सकता है। तो दोनों का सेम है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट 0.1 से लेकर के 0.2% इनका जो सॉल्यूशन है वो काम में हम ले सकते हैं। अब देखिए, अगले कुछ केमिकल्स हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो अगला है क्लोरोहेक्सिडीन। इसका कितना परसेंट लेते हैं हम? 1% सॉल्यूशन काम में लेते हैं। डायरेक्ट सिंपल याद रखने हैं ये, है ना, डायरेक्ट डाटाबेस। सिट्रीमाइड 2% सॉल्यूशन काम में लेना है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिटॉल में क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल होता है। ठीक है, क्लोरोक्सीलिनोल कितना लेते हैं? 0.5%। ठीक है, क्लोरोक्सीलिनोल ये क्या होता है? डिटॉल के अंदर पाया जाता है ये केमिकल, और इसका सॉल्यूशन जो डिटॉल का लिया जाता है कितना लिया जाता है? 0.5% सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का ऐसा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इसको भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट, कि जो क्लोरोहेक्सिडीन है और सिट्रीमाइन है, दोनों मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? ये डिटर्जेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लोरोहेक्सिडीन और सिट्रीमाइन जो दोनों पदार्थ हैं, या जो दोनों रासायनिक पदार्थ हैं, किसको बनाने में काम में आते हैं? डिटर्जेंट के काम में लिए जाते हैं। और किसके साथ मिला करके तैयार किए जाते हैं? अल्कोहल के साथ मिला करके ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर के द्वारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो पॉइंट है डायरेक्ट याद रखने हैं कि क्लोरोहेक्सिडीन और सिट्रीमाइड दोनों ही क्या है? डिटर्जेंट हैं, और किसके साथ मिला करके बनाए जाते हैं? ये अल्कोहल के साथ मिला करके बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर के द्वारा ही ये क्या करते हैं? जो एंटीसेप्टिक जो नेचर है वो काम करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं, घावों की सफाई में ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगभग ये अपना पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, उसी की स्लाइड हो गई है। सस्पिशियस वुंड जो हमने बात की थी कि ताजा घाव होते हैं, संक्रमण रहित होते हैं, सर्जरी के दौरान बनाए जाते हैं, सर्जिकल वुंड हैं, 4 से 5 घंटे पुराने होते हैं। सस्पिशियस वुंड की संदेहप्रद संक्रमण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 5 से लेकर के 12 घंटे तक का एक रेंज है जिसमें संदेह रहता है हमें। उसके बाद जो घाव बनेगा उसमें संक्रमण उपस्थित रहता है। ठीक है, वे घाव जिनमें संक्रमण होता है
क्या कह देते हैं, हम उनको सेप्टिक वुंड कह देते हैं। और एक टाइम वाइज पूछे तो लगभग 12 घंटे से जो पुराने घाव हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सस्पेक्ट सेप्टिक वुंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने वुंड के बारे में बात की, तो सबसे पहले वुंड की परिभाषा, ठीक है, उसके बाद घावों के प्रकार, यानी ओपन वुंड एंड क्लोज वुंड। ठीक है, ओपन वुंड कौन कौन से थे उनके बारे में बात की हमने, क्लोज वुंड कौन कौन से थे उनके बारे में बात की। ठीक है, फिर चिकित्सीय दृष्टि से कि घाव में संक्रमण है या नहीं है या संदेहप्रद है, वो चीजें हमने बात की। ठीक, इसके बाद घाव के लक्षणों के बारे में बात की। ठीक है, घाव के उपचार में या जो धोने में आने वाली औषधियों के बारे में बात की। घाव की जो भरने की प्रक्रिया है, रीजनरेशन एंड सब्सटीट्यूशन, के बारे में बात की। और घाव भरने की अवस्थाएं। तो कुल मिलाकर के जो घाव से संबंधित जो भी पूरे स्टेप हैं वो हमने क्लियर किए। तो इस तरह से जो ज्यादातर अपने बड़े बड़े जो टॉपिक हैं, जैसे अपना स्टरलाइजेशन हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है। सूचर एंड सूचर मटेरियल वाला टॉपिक था सर्जरी में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और फ्रैक्चर, वुंड, एनेस्थीसिया, तो एक तरह से अपना यहाँ पर सर्जरी का लगभग लगभग 90% पोर्शन कंप्लीट हो गया है। बाकी अगली 1-2 क्लास में अपनी जो सर्जरी के टॉपिक हैं या पूरा जो सर्जरी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आप लोग को जो करना है वो यही है कि जो भी अपना सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी की क्लासें आपको ऑन रिकॉर्ड अपना जो ऐप है वाइज आईएएस, है ना, वहां पर आपको अवेलेबल। ठीक है, तो आप जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं। और वहां पर आप जो हमारी क्लास हैं लाइव भी, और जो ये क्लास जो भी जितनी भी चल रही हैं रिकॉर्ड हो रही हैं, वहां पर इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की क्लासों के लिए जो सुविधाएं वो वहीं पर अपनी उपलब्ध रहेंगी। ये अब कुछ दिन की बात और है, तो यहाँ पर ये सबके लिए जो लाइव हो रही हैं, उसके बाद हम अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो अपने जो भी आपके जानकार हैं आप उनके लिए बताएं, है ना, इस तरह से कि भाई कोर्स आप ले लें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब किसी कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।